नमस्कार। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देख चुका था। आज हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको सेक्शन 68 से लेके 72 के बीच में डिफ़ाइन किया गया है, जिसको संविदा कल्प या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इंग्लिश में तो उसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, बट हिंदी में उसको संविदा कल्प या रचनात्मक संविदा या विवक्षित संविदा, आभासी संविदा और भी नामों से उसको जाना जाता है। तो सामान्य तौर पर क्या होता है कि जब भी कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों ही पार्टी क्या होती है, अपने अपने पार्ट को परफॉर्मेंस करने के लिए जो है वो बाध्य होती है। एक व्यक्ति प्रपोजल करता है, दूसरा व्यक्ति एक्सेप्टेंस देता है, उसमें कंसीडरेशन होता है, फ्री कंसेंट होता है, उसके बाद ही कभी कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट का गठन होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं या जिसको हम संविदा कल्प के अंतर्गत शामिल करते हैं। संविदा कल्प का मतलब होता है कि इसमें दोनों ही पक्षकार जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से संविदा नहीं करते, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब संविदा कल्प में ना ही प्रपोजल एक्सेप्टेंस होता है, ना ही कंसीडरेशन होता है और ना ही फ्री कंसेंट की बात आती है। लेकिन उसके बाद भी दोनों ही पक्षकार क्या होते हैं, अपना अपना पार्ट का परफॉर्मेंस करने के लिए जो है वो बाध्य हो जाते हैं संविदा के अंतर्गत। जैसे कि ए नामक एक व्यक्ति है, उसने ये भूल से सोच कर कि मुझे बी को कुछ पैसा देना था और बी को कुछ पैसा जो है वो दे देता है। तो बाद में ए जो है वो अपना पैसा बी से इस तरीके से वसूल सकता है जैसे कि वो पैसा उसने संविदा के अंतर्गत उसको दिया हो। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जिसमें हम किसी व्यक्ति से कोई कॉन्ट्रैक्ट तो करते तो नहीं है, लेकिन हम संवैधानिक रूप से या हम सामूहिक रूप से जो है वो अपने दायित्व का पालन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी लावारिस बच्चे को या किसी अनाथ को उसको पाले पोसे बड़ा करे और उसके जीवन की जो भी ज़रूरी वस्तुएं हैं या जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो उसको प्रदान करता है। आवश्यक वस्तुओं को वैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। आवश्यक वस्तुएं के अंतर्गत वो सारी जो भी एसेंशियल कम्युनिटी है उसमें वो सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसके बिना जो है वो कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। वो सारी चीज़ जो है वो उस बच्चे को यदि कोई व्यक्ति उसको प्रदान करता है, उसको तालीम देता है, बाद में यदि वो व्यक्ति चाहे तो उस बच्चे से या उसकी प्रॉपर्टी से उतना पैसा जितना कि उसने उसके बच्चे के ऊपर खर्च किया है वो सारा पैसा जो है वो उससे वसूल सकता है। यदि वो बच्चा नहीं भी देता है पैसा तो भी जो है जिस व्यक्ति ने भी ऐसा खर्च किया है वो एज अ कंपनसेशन के तौर पे जो है वो उस पैसे की मांग कर सकता है। तो संविदा कल्प के अंतर्गत क्या होता है कि दोनों पक्षकार में कोई संविदात्मक दायित्व उत्पन्न नहीं होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट की जो दोनों ही पार्टी हैं वो अपने अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए जो है वो बाध्य हो जाती है, जिनको हम संविदा कल्प के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन दिए हैं। उसके पहले मैं आपको संविदा और संविदा कल्प में थोड़ा सा अंतर बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। संविदा के अंतर्गत पक्षकारों का जो दायित्व होता है वो एक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बाद जो है वो सृजित होता है, लेकिन संविदा कल्प में इस तरीके से कोई प्रपोजल और एक्सेप्टेंस नहीं होता। उसके अलावा जब भी कभी दो पक्षकारों के बीच में कोई संविदा होती है तो संविदा का जो उद्देश्य होता है वो विधिपूर्ण उद्देश्य और विधिपूर्ण प्रतिफल के उद्देश्य से की जाती है, लेकिन संविदा कल्प में ऐसा कोई विधिपूर्ण उद्देश्य और प्रतिफल एसेंशियल नहीं है। साथ ही साथ स्वतंत्र सहमति भी जरूरी नहीं है। संविदा कल्प की परिस्थितियों में जब भी कभी दो पक्षकारों के बीच में संविदा होती है तो उनमें उन दोनों का इंटेंशन जो है वो लीगल रिलेशन एस्टैब्लिश करने का होता है, लेकिन संविदा कल्प में पक्षकारों का आशय जो है वो ऐसा कोई विधिक संबंध स्थापित करने का नहीं होता। तो संविदा और संविदा कल्प जो है वो अपने आप में दोनों ही बहुत भिन्न है। सेक्शन 68 से लेकर 72 तक जो है वो संविदा और संविदा कल्प को जो है वो सेक्शन 68 से लेकर 72 के बीच में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 68 बात करता है कि संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो संविदा करने के लिए असमर्थ है या जो संविदा नहीं कर सकता, यदि कोई व्यक्ति उसका पालन पोषण करता है या उसके जीवन की जो भी जरूरी वस्तुएं हैं वो सभी उसको प्रदान करता है ना, उसके जीवन को जो है वो योग्य बनाने के लिए जो है वो कुछ भी खर्च करता है उसके ऊपर, तो वो बाद में उस व्यक्ति से उतना खर्चा जितना कि जरूरी हो उतना खर्चा जो है वो वसूल सकता है। याद रखिए यहाँ पर आवश्यक वस्तुओं को बहुत ही समझाया परिभाषित किया गया है कि आवश्यक वस्तुओं में
उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो जीवन के लिए ज़रूरी हो। यदि आप उस बच्चे को यदि एक लेविश लाइफ देते हो या आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हो, महंगे कॉलेज स्कूल में पढ़ाते हो, तो वो सारा खर्च ये जो आपने अतिरिक्त किया है वो सारा खर्च आप नहीं वसूल सकते। चैंपियन वर्सेस कपूर 1844 का एक जजमेंट था जिसमें ये बताया गया था कि आवश्यक वस्तुओं में केवल खाना पीना रहन सहन के जो भी नॉर्मल खर्च होते हैं केवल उनको शामिल किया गया है। यदि आप उसके ऊपर कोई एडिशनल अतिरिक्त खर्च करते हो तो वो सारी चीज़ें जो है वो आवश्यक वस्तुओं में शामिल नहीं की गई हैं। तो सेक्शन 68 का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जिससे संविदा कल्प का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शामिल किया गया था। मोर्सिस वर्सेस मैकफार्लैन का जजमेंट है जो 1760 का जजमेंट है जिसमें संविदा कल्प जो है कॉन्सेप्ट वो इसी केस से हमारे इंडियन लॉ में जो है वो शामिल किया गया था। तो सेक्शन 68 जो है वो स्पष्ट रूप से यही बात करता है कि हम यदि किसी पागल की या किसी अवयस्क की, ऐसे व्यक्ति जो संविदा करने में असमर्थ है, उसको उसके जीवन के लिए योग्य बनाते हैं या उसके जीवन को जीने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड करते हैं, तो बाद में हम जो है वो उतना खर्चा जो है वो उससे वसूल सकते हैं, उससे अतिरिक्त चीज़ें नहीं वसूल सकते। सेक्शन 68। अब याद रखिए सेक्शन 68 में कि जो भी प्रदान की गई वस्तु होती है वो आवश्यक होना चाहिए, है ना। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी खर्च करते हैं तो वो आप नहीं वसूल सकते। सेक्शन 69 बोलता है कि उस व्यक्ति की प्रतिपूर्ति जो किसी अन्य द्वारा शुद्ध ऐसा धन देता है जिसके संदाय में वो व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध हो। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे धन का भुगतान करता है जिसका भुगतान करने के लिए वो सामूहिक रूप से विधि के द्वारा आबद्ध है, और ऐसी परिस्थितियों में यदि वो ऐसे धन का यदि भुगतान कर देता है तो जो भी अन्य पक्षकार हैं उनसे जो है वो उनके हिस्से की वसूली कर सकता है। तो सेक्शन 69 को मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। जैसे कि 4 लोग हैं जो एक ही कमरे में जो है वो रहते हैं, चारों का जो है वो बिजली का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एक ही है। यदि उनका बहुत लंबे समय से जो है वो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पेंडिंग है, किसी दिन 4 में से कोई एक व्यक्ति वो उस पूरा जो भी बिजली का बिल बनता है वो एक व्यक्ति यदि चुका देता है किसी कारण से, तो ऐसी कंडीशन में वो अपना हिस्सा छोड़ के जो वो 3 लोगों का जितना भी हिस्सा बनता था इलेक्ट्रिसिटी बिल का वो उनसे वसूल सकता है। सेक्शन 69 का मतलब ये है कि आप किसी ऐसे धन का भुगतान करते हो जिसमें कि आप पर्सनली जो है वो बाध्य हो, है ना। जिस कंडीशन में आप पर्सनली बाध्य नहीं होते या आप पर्सनली बाउंड नहीं हो, वो धन चुकाने के लिए जो है आपको नहीं बोला जा सकता। सेक्शन 69 के अंतर्गत हम ऐसे धन का भुगतान करते हैं जिस धन का भुगतान करने के लिए हम विधि के द्वारा आबद्ध हैं, क्योंकि आप चारों एक ही कमरे में रहते हो। यदि बिजली का कनेक्शन कट जाएगा तो कहीं ना कहीं उन चारों को ही दिक्कत होगी। तो इस कंडीशन में यदि कोई एक व्यक्ति उन सभी का पैसा दे देता है तो वो बाकी सबसे जो है वो अपना उनका जो भी हिस्सा है वो चीज़ वसूल सकता है। भुगतान करने वाला व्यक्ति जरूरी है कि वो उन सबसे जो है वो हितबद्ध हो, मतलब जुड़ा हुआ हो। जो भी भुगतान किया गया है वो अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया होना चाहिए, भुगतान सद्भावनापूर्वक किया गया होना चाहिए, और किसी भी तरीके से फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत यदि आपने कोई भुगतान किया है तो उसका आप क्लेम नहीं कर सकते। आप केवल ऐसा भुगतान का ही मांग कर सकते हो जो आपने बियॉन्ड द लॉ जाकर जो है वो नहीं किया है, और विधि के जो भी प्रावधान दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपने जो भुगतान किया है ऐसे भुगतान की आप मांग कर सकते हो। सेक्शन 69। सेक्शन 70 के लिए कॉन्सेप्ट यूज़ होता है क्वांटम मेरिट, जिसको हम कहते हैं जितना काम उतना दाम। सेक्शन 70 को मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको कि यदि आपने कोई काम किया किसी व्यक्ति से बिना परमिशन के, यदि आपने किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य किया और कार्य करने के बाद आपका ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं है कि आप वो काम उस व्यक्ति के मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो, ऐसा कोई इंटेंशन आपका नहीं है, तो बाद में जो भी आपने उसके ऊपर खर्च किया है उस व्यक्ति के ऊपर तो आप जो है वो उससे वसूल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके यदि नेबर जो है वो किसी दिन घर में नहीं है और उनके घर पे यदि जो है वो आग लग जाती है और आप उनके घर की आग बुझाने के लिए आप यदि कुछ खर्च करते हो, है ना, तो बाद में आप अपने नेबर से जो है वो उतना पैसा जितना आपने आग बुझाने में खर्च किया है उतना आप वसूल सकते हो, बट आपका इंटेंशन यहाँ पे लीगल होना चाहिए। ऐसी कंडीशन जो धारा 70 है वो ये बताती है कि यहाँ पर भी 2 पक्षकारों का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी जो दोनों ही पक्षकार होते हैं वो एक तरीके से भुगतान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे थे, है ना, जैसे कि आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हो, यदि कुली आपसे पूछकर या आपसे बिना पूछे यदि आपका सामान उठा लेता है और उसको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है, तो भले आपने उससे पैसे की कोई बात ना किया हो,
लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये चीज़ अंडरस्टूड होती है कि वो आपसे जो है वो पैसा लेगा। साथ ही साथ यदि कोई एडवोकेट अपने मुवक्किल के लिए फ़ीस तय किए बिना कोई काम कर देता है, तो यहाँ पर जो क्लाइंट है वो ये नहीं समझ सकता कि वकील साहब जो हैं वो हमारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों पक्षकारों का, भले उनने जो है वो स्पष्ट रूप से फ़ीस की बात ना की हो, लेकिन उसके बाद भी जो भी क्लाइंट होंगे वो अपना पैसा देने के लिए जो है वो बाध्य होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है सेक्शन 70 में कि यदि आप गुड फेथ में किसी व्यक्ति से बिना पूछे उसके फ़ायदे के लिए कोई काम कर देते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपने जो भी खर्च किया है, जो भी रीज़नेबल आपने कॉस्ट लगाई है, उतना कॉस्ट जो है वो आप सामने वाले व्यक्ति से वसूल सकते हो। लेकिन यहाँ याद रखें कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा या अननेसेसरी अमाउंट जो है वो वसूल नहीं कर सकते। धारा 70 के अंतर्गत आवश्यकों को जो है वो शामिल नहीं किया गया है। अब आता है सेक्शन 71। सेक्शन 71 बात करता है माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व। तो सेक्शन 71 ये बात करता है कि यदि पक्षकारों के मध्य ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो, उसके बाद भी जैसे संविदा के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है सो कॉन्ट्रैक्ट में, वैसे ही सेक्शन 71 में भी होता है। देखिए क्या है कि यदि आपको कोई माल पड़ा हुआ मिलता है, तो आप उस माल को उसके स्वामी तक इस तरह से पहुंचाओगे जैसे कि आप एक बेलमेंट के अंतर्गत बाध्य हो। जैसे कि एक बेली जो होता है उपनीति, वो जिस तरीके से अपने कॉन्ट्रैक्ट का पालन करने के लिए बाध्य होता है, उसी तरीके से सेक्शन 71 में भी बोला जाता है कि यदि आपको कोई पड़ी हुई वस्तु मिली है और आप जानते हो कि ये वस्तु आपकी नहीं है और आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि ये वस्तु किसकी है, तो आपका ये दायित्व होगा कि आप उस वस्तु को संभाल के रखो, उसके स्वामी का पता लगाओ और उसके पास तक, जो भी इसका स्वामी है उसके पास तक वो वस्तु आप पहुंचाओ। और उस वस्तु को संभालने में यदि आपका कोई एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च हुआ है तो वो आप उससे वसूल कर सकते हो। बट वस्तु की जो भी कीमत है, यदि उसकी कीमत का 2/3% जो है आपने खर्च कर दिया है उस वस्तु को संभालने की कंडीशन में, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उस वस्तु को जो है वो बेच भी सकते हो। साथ ही साथ ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो पेरिशेबल नेचर की है, नष्ट होने वाली प्रकृति की है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस प्रॉपर्टी को जो है वो तत्काल बेच सकते हो और जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो आप उसके जो भी स्वामी होंगे उस वस्तु के, उसके स्वामी को जो है वो अमाउंट दे सकते हो। सेक्शन 71 और जो 2/3 वाली बात मैंने बताया आप लोग को, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही जो सेकेंड पार्ट है उसमें सेक्शन 151 में जो है वो डिफाइन किया गया है। सेक्शन 72 ये बात करता है कि उस व्यक्ति का दायित्व जिसको भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय या किसी चीज़ का परिधान कर दिया गया है। यदि भूल से या प्रपीड़न के अधीन हम किसी व्यक्ति को कोई धन का संदाय कर दें या किसी वस्तु का परिधान कर दें भूल से, है ना, बाय मिस्टेक, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमने यदि किसी व्यक्ति को कुछ भुगतान किया है तो फिर हम उससे वो चीज़ जो है वो वसूल सकते हैं। जैसे कि एक जजमेंट है इसमें, शशीन्द्र कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ ट्रावनकोर, 2011 का जजमेंट है ये। उस केस में कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि यदि बैंक जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दे जिस व्यक्ति का खाता नहीं है या जो उस अमाउंट का जो है वो अधिकारी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को यदि बैंक कोई पैसा ट्रांसफ़र कर देता है तो फिर वो व्यक्ति जो है वो पैसा रिटर्न करने के लिए बाध्य है। या मैं भूल से या मिस्टेक से कोई वस्तु किसी के घर पे भूल जाऊं तो सामने वाले व्यक्ति का ये दायित्व होगा कि वो वस्तु जो है वो मेरे तक पहुंचाए। जैसे मैं एक एग्जांपल और दूँ सेक्शन 72 का, जैसे कि जो ऑनलाइन हम सामान जो है वो परचेस करते हैं, यदि जो व्यक्ति हमको डिलीवर करता है वो यदि कोई और सामान जो है वो हमारे घर पे छोड़ जाए और हम जानते हैं कि वो वस्तु हमारी नहीं है, अब बाद में यदि हम उसको यूज़ कर लेते हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में हमारा ये दायित्व होगा कि हमने जो भी उसको यूज़ किया है, जो भी उस पर लॉस किया है, जो भी हमने उस वस्तु से फ़ायदा लिया है, उसका अमाउंट जो है वो हमको पेड करना पड़े। तो सेक्शन 72 ये बात करता है कि यदि भूल से या प्रपीड़न के अधीन हम किसी व्यक्ति को धन का संदाय कर देते हैं, कोई चीज़ परिधान कर देते हैं, तो जिस व्यक्ति ने भी जो है वो फ़ायदा लिया है उसका ये दायित्व होगा कि वो व्यक्ति जो है वो उस फ़ायदे को वापस करे या जो भी वस्तु उसके पास आई है वो उसको वापस करे। तो मैं इसका कंक्लूड करूँ इसको, तो सेक्शन 68 से लेकर 72 तक जो है वो संविदा कल्प की बात की गई है, मीन्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आप लोग को 5 धाराएं बताया, इन 5 धाराओं में ही जो है वो प्रत्यक्ष रूप से दोनों पक्षकारों के बीच में संविदा होती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी दोनों पक्षकार जो हैं वो अपना अपने पार्ट का परफॉर्मेंस करने के लिए जो है वो बाध्य हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात जरूरी है कि उनका इंटेंशन गुड फेथ होना चाहिए, मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, धोखा या क्षति पहुँचाने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए।
और यदि आप एक अच्छी इंटेंशन से यदि इस तरीके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी जो है वो हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट की या लॉ के जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनमें से आप ऐसे किसी कोई वीडियो जो है वो किसी सब्जेक्ट का चाहते हो तो बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल में मैं जो है मुझे आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।